नमस्कार। बंदरगाहों को विकास का गेटवे कहा जाता है और जब अपार प्राकृतिक संसाधनों की मौजूदगी हो तो बंदरगाह आधारित आर्थिक विकास की संभावनाएं अपार हो जाती हैं। इसी के तहत पीएम मोदी के नेतृत्व में महत्वाकांक्षी विजन के साथ शुरू किया गया था सागरमाला कार्यक्रम, जिससे भारत की समुद्री ताकत को मिल रही है नई शक्ति। और आज हम इसी पर करेंगे चर्चा। मैं हूं रमा त्यागी, हमारे साथ जुड़ेंगे दो खास मेहमान भी। और शुरुआत से पहले हम सागरमाला कार्यक्रम के बारे में आपको बता देते हैं। सागरमाला कार्यक्रम का उद्देश्य भारत के समुद्री क्षेत्र में क्रांति लाना रखा गया। 2015 में शुरू किए गए सागरमाला कार्यक्रम ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं। इस कार्यक्रम के तहत 5.79 लाख करोड़ रुपए की 839 परियोजनाओं पर काम जारी है, जिसमें 1.41 लाख करोड़ रुपए के निवेश से 272 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। सागरमाला कार्यक्रम के कारण भारतीय बंदरगाहों में आवागमन तेज हुआ है, जिससे तटीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है। पिछले एक दशक में तटीय शिपिंग में 118% की वृद्धि हुई है। वहीं अंतर्देशीय जलमार्ग कार्गो आवागमन में 700% की वृद्धि दर्ज की गई है। और इसके साथ ही रॉपेक्स फेरी की बात करें तो 40 लाख से अधिक यात्री इससे लाभान्वित हुए हैं। सागरमाला कार्यक्रम की सफलता के बाद हाल ही में केंद्र सरकार ने सागरमाला 2.0 भी लॉन्च किया है। सागरमाला 2.0 एक दूरदर्शी पहल है, जिसमें जहाज निर्माण, मरम्मत और पुनर्चक्रण यानी कि रिसाइकलिंग पर ध्यान दिया जाएगा। सरकार ने इसके लिए 40,000 करोड़ रुपए का बजट रखा है। कार्यक्रम में अगले एक दशक में 12 लाख करोड़ रुपए के निवेश को बढ़ावा देने का भी लक्ष्य है। तो लगातार समुद्री ताकत को मजबूत किया जा रहा है और उसी के तहत लोकसभा में समुद्री माल वहन विधेयक 2024 को ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। विधेयक के प्रावधानों को लेकर पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने शुक्रवार को लोकसभा में कहा कि समुद्र द्वारा माल वहन विधेयक 2024 माल भेजने वालों, ढुलाई करने वालों के बीच बेहतर तालमेल कायम करेगा और विश्वसनीयता को भी बढ़ाएगा। ये विधेयक 100 साल पुराने और स्वतंत्रता पूर्व के अधिनियम की जगह लेगा। उन्होंने इस विधेयक को औपनिवेशिक मानसिकता को त्यागने की दिशा में उठाया गया एक कदम बताया। आप सबको मालूम है, प्री इंडिपेंडेंस एक्ट है। 100 साल पहले ब्रिटिश ने इसको रचना की थी और आज हमारी देश स्वतंत्र एक देश है। भारत स्वतंत्र एक राष्ट्र है। तो देशवासियों का ही अपेक्षा है कि हमारी स्वतंत्र कानून व्यवस्था बने। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने यह भी कहा कि विधेयक भारत के कानून को सरल और प्रभावी बनाता है और ये भी सुनिश्चित में किया गया है कि माल ढुलाई करने वाले पोत अपने दायित्वों का निर्वहन करें ताकि माल सुरक्षित रूप से अपने गंतव्य तक पहुंच सके। उन्होंने ये भी कहा कि आज भारत का 95% ट्रांसपोर्ट जलमार्गों से होता है। भारत सरकार का उद्देश्य है कि देश में विश्व स्तरीय जलमार्गों का निर्माण हो, जिससे भारतीय व्यापारियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार करने में आसानी हो। आप सबको मालूम है कि पोर्ट शिपिंग वाटरवेज, दिस इज द लार्जेस्ट ट्रांसपोर्टर ऑफ द कंट्री। 95% by volume and 70% by value. That is the EXIM cargo transportation performed by this ministry. And that is why, to make our country more competitive globally, we'll have to bring transformation through reforms. That is why this legislative reforms has been brought to the August House. तो सागरमाला प्रोजेक्ट ने किस तरह से भारत के अगर जल परिवहन को कहते हैं उसमें लाई है एक बड़ी क्रांति, यही हम ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करेंगे। 5.79 लाख करोड़ रुपए की लागत वाली 839 परियोजनाओं पर इसमें काम चल रहा है। 272 परियोजनाएं इसमें पूरी हो चुकी हैं, तो अपने आप में तीव्र गति से इसमें काम चल रहा है। 1.41 लाख करोड़ रुपए का इसमें निवेश भी जो है वो किया गया है। अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण ये आंकड़े हो जाते हैं। और पिछले दशक की अगर बात करें तो तटीय शिपिंग में 118% की वृद्धि हुई है।
और इसके साथ ही इससे लॉजिस्टिक लागत और उत्सर्जन में भी कमी आई है। तो पर्यावरणीय कारणों से भी ये प्रोजेक्ट काफ़ी अहम हो जाता है। अंतर्देशीय जलमार्ग माल ढुलाई में 700% की वृद्धि दर्ज की गई है। ये भी अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। सड़कों और रेल मार्गों पर जो दबाव है वो कम हुआ है और इसके तहत जो है इसे एक बड़ी उपलब्धि बताया जा रहा है, क्योंकि रोपैक्स फेरी में भी 40 लाख से अधिक यात्री लाभान्वित हुए हैं, उन्हें फ़ायदा पहुंचा है। और तटीय क्षेत्रों में संपर्क बढ़ा है, जो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है और एक ये बड़ा उद्देश्य भी था। सागरमाला ने भारत के बंदरगाहों को एक नई गति दी है और ये जो गति है विकास की गति को बढ़ा रहा है। तटीय अर्थव्यवस्था को इससे काफ़ी बढ़ावा मिला है और तटीय अर्थव्यवस्था लगातार इसमें बढ़ती चली जा रही है। अंतर्देशीय जलमार्गों को इसमें पुनर्जीवित किया गया है, ये भी अपने आप में काफ़ी अहम हो जाता है और वैश्विक लॉजिस्टिक रैंकिंग में भी इससे सुधार आया है और ये सुधार भी अपने आप में बेहद अहम हो जाता है। जब हम बात करते हैं विश्व के शीर्ष 100 बंदरगाहों में 9 भारतीय बंदरगाह शामिल हो गए हैं। ये आंकड़े अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। विशाखापत्तनम शीर्ष 20 कंटेनर बंदरगाहों में इनमें शामिल हो गया है। तो ये आंकड़े बताते हैं किस तरह से लगातार विकास की जो कहानी है वो चल रही है और उसे आगे बढ़ाया जा रहा है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सचिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहला सवाल यही कि जिस लक्ष्य को लेकर ये सागरमाला कार्यक्रम शुरू किया गया था, वो लक्ष्य कितना हासिल होता दिखाई देता है जब इतने महत्वाकांक्षी आंकड़े जो हैं वो सामने आते हैं? बिल्कुल सही है। और अगर हम देखें कि जो लॉन्ग टर्म हमारा विजन मैरीटाइम सिक्योरिटी का है, और जैसा आपने अभी बिल्कुल सही कहा कि बंदरगाह लेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बंदरगाहों से हमारे विकास की जो एक नई गाथा लिखी जा रही है पिछले कुछ वर्षों से लगातार, सागरमाला जब से शुरू हुआ है, उसके 3 एस्पेक्ट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहला, बंदरगाहों पे जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो आधारभूत सेवाएं हैं, उनमें सुधार लेकर के आना। दूसरा, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि बंदरगाहों को आपस में जोड़ने का काम, क्योंकि भारत का 80% व्यापार जो है वो समुद्री मार्ग से होता है। लेकिन विकास की कुछ ऐसी विडंबना रही कि हम लोगों ने बंदरगाहों पर ध्यान नहीं दिया और हम श्रीलंका और सिंगापुर के ऊपर डिपेंडेंट रहे। और ये भी विचित्र स्थिति कि बड़े जहाज भारत में आ नहीं सकते थे, तो वो श्रीलंका में अपना सामान उतारते थे और फिर वहां से छोटे जहाजों से हम श्रीलंका से भारत लेके आते थे। और वही सिंगापुर की कहानी थी, बड़े जहाज सामान लेके सिंगापुर आते थे और हम यहाँ लेके आते थे। प्रधानमंत्री ने 2014-15 में जब ये पदभार लिया, तब इसको बदलने की बात, परिवर्तन की बात हुई और सागरमाला एक बड़ा कार्यक्रम बना। देश के 11 बड़े पोर्ट्स को ट्रांसफॉर्म करने की बात हुई। और आज हम देखते हैं कि इसमें जो 3 बातें मैं कह रहा था कि सबसे पहला उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने की बात, दूसरा उनको आपस में जोड़ने की बात, और तीसरा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम अपने जहाज भी खुद बनाएं। तो जैसा आपने इस बजट के अंदर देखा कि सागरमाला के व्यापक संदर्भ में भारत शिप निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके, इसलिए अभी इसी वर्ष से इसको आधारभूत सेवाओं में शामिल किया गया है। और उस शामिल होने से जो बैंकों का क्रेडिट उन शिप बिल्डर्स को चाहिए, उन लोगों को सुलभ दरों के ऊपर ये पैसा बैंकों की तरफ से मुहैया कराया जा सकता है। बिल्कुल। सचिन जी, ये भी आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से पहले की 2014 से पहले की उपेक्षा की हम बात करते हैं, तो जो एक टर्न अराउंड टाइम था और लास्ट माइल कनेक्टिविटी थी, वो बड़ी चुनौतियां बनी हुई थी जब हम समुद्री मार्ग की बात करते थे। इनमें कितना परिवर्तन होता दिखाई देता है? देखिए, उस मामले में हमने दोनों तरफ से परिवर्तन किए हैं। जो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, जो जापान के साथ बन रहा है, जो आर्टेरियल लाइंस हैं बंदरगाहों को जोड़ने के लिए, क्योंकि सिर्फ बंदरगाह का विकास भी अपने आप में पर्याप्त नहीं है। तो जो मार्ग बंदरगाहों से जुड़ते हैं, जो हमारी आधारभूत सेवाएं बंदरगाहों पर होनी चाहिए, क्योंकि जो औद्योगिक सामान हम अलग अलग राज्यों में बना रहे हैं वो सीधा बंदरगाहों तक पहुंच सके, ट्रेन के माध्यम से पहुंच सके। तो इसलिए एक नया कॉन्सेप्ट मल्टी मोडल कनेक्टिविटी का लाया गया, जिसमें
न सिर्फ नदियों से सामान को ढो करके पहुंचाने का काम, सड़कों के माध्यम से ढो के पहुंचाने का काम, और फिर बंदरगाहों का भी आपस में। आपको आश्चर्य होगा कि 2015 के पहले भारत के ही जहाज एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते थे। जी। तो वो कैबोटेज पॉलिसी जो कहलाती है, वो कैबोटेज पॉलिसी में परिवर्तन किया गया। तो जो हमारा मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 है, उस 2047 के अमृतकाल विजन में हम लोगों ने मैरीटाइम कनेक्टिविटी को और सुदृढ़ बनाने की दृष्टि से जो हमारे बैंकिंग कंपनीज हैं उनको साथ में जोड़ करके, जो हमारी शिपिंग कंपनीज हैं उनको साथ में जोड़ करके एक बड़ा बृहद रोड मैप तैयार किया है। मैरीटाइम बिल्कुल। कनेक्टिविटी न सिर्फ हमारे लिए, और अभी आप देखेंगे प्रधानमंत्री की बैंकॉक यात्रा बिम्स्टेक सम्मेलन के लिए होने वाली है। वहां पर मैरीटाइम कनेक्टिविटी का जो एसओपी है वो बिम्स्टेक देश आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि जो सागरमाला का एक मैरीटाइम सोच भारत के विकास के लिए है, वो देश के 80% से ज्यादा व्यापार को प्रभावित करेगा। 40% से ज्यादा जो हमारे नागरिक हैं, उन लोगों का जो तटीय इलाकों में रहते हैं, वहां पे बिल्कुल। उनके मूवमेंट को प्रभावित करेगा। और अभी हमारे 240 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर कि जो ब्लू इकोनॉमी जिसको कहते हैं, बिल्कुल उसको आगे प्रभावित बढ़ाने का करेगा, काम बिल्कुल करेगा। उसको आगे बढ़ाएगा। तो तमाम पहलू हैं, इन पर चर्चा हम जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त हो चला एक ब्रेक का। आप जुड़े रहिए टीजी न्यूज़ के साथ। असम का चाय वर्ल्ड फेमस है, सबको पता है। चाय बहुत आगे जाएगी, विश्व में नंबर 1 में रहेगी। 200 glorious years of Assam tea. The saga will continue for many more centuries to come. मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में, जिसमें हम बात कर रहे हैं भारत की समुद्री क्रांति की और इसकी बढ़ती शक्ति की। हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ टीके रामचंद्रन जी जुड़े हुए हैं, सचिव हैं बंदरगाह जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय के। रामचंद्रन जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे, जो आंकड़े हैं वो एक बड़ी उपलब्धि बयां करते हैं। किस तरह से जब हम अमृत काल के विजन की 2047 की बात करते हैं, उसमें इसका कितना बड़ा योगदान देखते हैं? नमस्कार। ये जो सागरमाला स्कीम है, ये हमारे अमृतकाल विजन के लिए, जिसे माननीय प्रधानमंत्री ने 2023 में इसका उद्घाटन किया था, तो इस विजन में करीबन 10-11 ऐसे आइटम्स हैं जिनको कि हम अगले 25 साल में हम उनका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। और इसमें सागरमाला की बहुत बड़ी भूमिका है। और इसमें इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं, जैसे पोर्ट मॉडर्नाइजेशन हुआ, और जो 5 पिलर्स ऑफ सागरमाला हैं, पोर्ट मॉडर्नाइजेशन, पोर्ट कनेक्टिविटी, पोर्ट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन, और फिर कोस्टल कार्गो एंड कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट। तो ये जो 5 पिलर्स हैं उनको उसमें भी शामिल किया गया है। और उसको और बढ़ा के उसमें आईटी, उसमें ग्रीन शिपिंग, और उसमें एजुकेशन, उसमें सी फेयरर्स वेलफेयर, और जैसे कि बताया गया अभी जो बजट में भी जो शिपिंग और शिप रिपेयर, शिप रिसाइकलिंग, उसके बारे में भी जो अनाउंसमेंट्स हुई हैं, ये सब मिल करके ये मैरीटाइम अमृतकाल विजन बनाई गई है। बिल्कुल, इस अमृतकाल विजन के जिस तरह से 5 पिलर आपने बताए हैं, वो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण ये आ जाता है कि सीधे सीधे जो वहाँ पर रहने वाले लोग हैं, उन पर इनका कितना असर पड़ता है। जब हम बंदरगाहों के विकास की बात करते हैं, तो उसके लिए भी तमाम योजनाएं शुरू की गई हैं, चाहे कौशल विकास की हो, चाहे अत्याधुनिक उपकरणों की हो, वो किस तरह से दिए जा रहे हैं और वहाँ पर जो आर्थिक शक्ति है उसको कितना मजबूत किया जा रहा है? हमारे जो मंत्रालय में ऐसे 3 वर्टिकल्स हैं। एक तो पोर्ट्स है, दूसरा वाटरवेज है, और तीसरा शिपिंग है।
अब जो पोर्ट्स के लिए जो हमने स्कीम्स तैयार की है जी, हर पोर्ट का वृद्धि हो रही है, उसका उद्धार हो रहा है, प्रगति हो रही है। जैसे कैपेसिटी इंक्रीज हो रहा है और इससे ज़्यादा यहाँ पे आयात निर्यात हो रहा है और इस वजह से यहाँ पे आर्थिक स्थिति भी अच्छी हो रही है। और स्पेसिफिकली कोस्टल कम्युनिटी जो यहाँ रहती हैं पोर्ट्स के पास, उनकी भी आर्थिक प्रगति हो रही है। जैसे आप एक उदाहरण लेते हैं, जैसे वाडवन है, यहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री ने 2024 में वहाँ पे शिलान्यास किया एक नए पत्तन का। इसमें 80,000 करोड़ इसमें कैपिटल इसमें इन्वेस्टमेंट होगा ओवर द नेक्स्ट 5 इयर्स और एक नया बंदरगाह बनेगा और जो हमारा जो कंटेनर कैपेसिटी है भारत का वो डबल हो जाएगा। अब करीबन 21-22 मिलियन TEUs है, 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट्स बोलते हैं। तो ये डबल हो करके करीबन 45 मिलियन TEUs बन जाएगा ये एक पोर्ट के बनने से। और ये पोर्ट भी 25 साल के बाद एक नया पोर्ट, मेजर पोर्ट भारत में बन रहा है। ऐसे ही गलतिया बे में एक पोर्ट बन रहा है, वो भी हमारी आर्थिक स्थिति को बढ़ावा देगा और वो भी वहाँ पे भी एक ट्रांसशिपमेंट हब बनेगा। इस तरह से नए पोर्ट के बनने से हमारी आर्थिक स्थिति में काफ़ी बढ़ोतरी होगी। दूसरा जो हमने बोला, दूसरे जो वर्टिकल्स हैं वाटरवेज और शिपिंग और शिप बिल्डिंग से हमारा मानना है कि जो इन्वेस्टमेंट होगा हर रुपये के लिए जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है और इन्वेस्टमेंट होता है, जो हम 1 रुपया लगाएंगे तो उससे करीबन 6 गुना इन्वेस्टमेंट बाहर का होता है। और शिप बिल्डिंग में जैसे इस जो बजट में जो अनाउंसमेंट हुआ है, नए स्कीम एक मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड का हुआ है, एक शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस पॉलिसी का हुआ है और एक कोस्टल फैसिलिटीज कैपेबिलिटी डेवलपमेंट कैपेसिटी एनहांसमेंट ऑफ शिपयार्ड्स, ये तीनों हुए। इससे बहुत एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और हम सोचते हैं कि करीबन 10 लाख लोगों को इसमें एम्प्लॉयमेंट मिलेगा ओवर द नेक्स्ट 25 इयर्स। तो जो शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री जो अब तक सोई हुई थी, वो शायद अभी अगले 5-10 साल में इसमें बहुत सी प्रगति होगी। तो ये दूसरा हुआ। तीसरा जो है वाटरवेज, आपको पता नहीं होगा 10 साल पहले हमारे भारत में सिर्फ 5 ऐसे वाटरवेज थे जो राष्ट्रीय जलमार्ग कहलाते हैं, नेशनल वाटरवेज कहलाते हैं जी। लेकिन अभी 111 जलमार्ग हैं, राष्ट्रीय जलमार्ग नेशनल वाटरवेज, और जो 106 जो नए जलमार्ग घोषित किए गए, इनमें काफ़ी काम हो रहे हैं। और यहाँ पे जैसे कम्युनिटीज जेट्टी हमने बनाया, 60 कम्युनिटी जेट्टीज बनाए हमने, और ये कम्युनिटीज जेट्टीज जो गंगा, ब्रह्मपुत्र या तो गोदावरी, नर्मदा, काफ़ी जगह बनी है। हर जगह जहाँ भी बनी है बहुत पॉपुलर हो गए हैं, इनको लोग यूज़ करते हैं और एक घाट से दूसरे घाट जाने में इनकी बहुत इनकी सहायता उनको मिलती है। अभी भी जैसे संगम में अभी जो कुंभ मेला हुई थी जी, इसमें हमारे नाव और हमारी जो कम्युनिटीज जेट्टीज थे वे वहाँ बहुत उनका उपयोग हुआ और लोगों ने बहुत तारीफ की। जो इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी है, मंत्रालय के नीचे काम करता है, उन्होंने ये सब वहाँ पे सारी यहाँ पे सुविधाएं दी थी और उसकी वजह से वहाँ पे जनता को बहुत इसमें सुविधाएं हुई। इस तरह से जो जल मार्ग का ओवरऑल यूज जब देखते हैं तो जनरली ये जो पॉपुलेशन के लिए ये बहुत ही एक अच्छी सी एक फैसिलिटी है और कार्गो के लिए भी अच्छी चीज़ है और वातावरण के लिए भी बहुत अच्छा है और हमारी जो पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जनरली ये नॉन पोल्यूटिंग है कंपेयर टू रोड और रेल, ये बहुत नॉन पोल्यूटिंग है। इसलिए जो ओवरऑल जो सागरमाला स्कीम है, अभी 10 साल में जो प्रगति हुई है उससे कई गुना बढ़कर अभी अगले 5-10 साल में होने वाला है। तो इसका हम
इंतज़ार कर सकते हैं। सचिन जी, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे समझना चाहेंगे प्रत्यक्ष रूप से जो है वो अगर हम कनेक्टिविटी की बात करते हैं, अगर हम रोज़गार की बात करते हैं, अगर हम कम उत्सर्जन की बात करते हैं, पर्यावरण की बात करते हैं, तो चहुमुखी विकास दिखाई देता है। लेकिन रणनीतिक रूप से भी इन मार्गों का डेवलप होना अपने आप में बड़ा महत्व रखता है, वो आपसे समझना चाहेंगे। नहीं, बिल्कुल रमा जी, अगर जैसा रामचंद्रन जी बिल्कुल सही कह रहे थे कि जो इस विकास की आंकड़े हमारे सामने आए हैं और जी। ये सागरमाला की जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस हुई है, उसमें दो बातें और महत्वपूर्ण है रमा जी, जो हमें नहीं छोड़नी चाहिए। और वो है सागरमाला का जो स्टार्टअप इनोवेशन इनिशिएटिव है, जी। वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण इनिशिएटिव है, जिसके चलते सरकार ने और मंत्रालय ने इस बात का प्रयास किया है कि हम एंटरप्रेन्योरशिप को जोड़ें। तो एक महज सरकारी कार्यक्रम न रहे, मंत्रालय इसको फैसिलिटेट करे, लेकिन मंत्रालय जो बाकी एंटरप्रेन्योरशिप की एक्टिविटीज हैं, जो इनोवेशन की एक्टिविटीज हैं, उनको भी साथ में जोड़े। तो ये एक महत्वपूर्ण प्रयास मंत्रालय की तरफ से लगातार हुआ है, जिसमें इनोवेशन को जोड़ने का काम हुआ है, जिसको स्टार्टअप को जोड़ने का काम हुआ है। और उसके चलते आप देखेंगे रमा जी कि ये जो परिवर्तन हम लॉजिस्टिक्स में देख रहे हैं, जो अभी सचिव महोदय कह रहे थे, रामचंद्र जी कह रहे थे कि भाई 700% जो हमारे नदियों से जो सामान ढोया जा रहा है, उसमें प्रगति हुई है। 700% जो नेशनल वाटरवेज हैं उनमें प्रगति हुई है। तो ये जो प्रगति हुई है उसका एक बड़ा कारण है कि हमने मैरीटाइम शिप बिल्डिंग टेक्नोलॉजी और इन सब में प्राइवेट सेक्टर के लिए जगह खोली है। हमने जो बंदरगाहों पे सरकारी सोच था, उसको प्रधानमंत्री के लगातार निर्देशों के बाद उसको खोल करके जो प्राइवेट एनर्जी के लिए स्पेस होना चाहिए था वो रखा गया। तो आप देखेंगे कि अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। जिन कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स की मैं बात कर रहा था, वहां तेजी से आगे बढ़ रही है। तो ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण हिस्सा हमारे सामने निकल करके आता है। बिल्कुल, बेहद महत्वपूर्ण है। रामचंद्रन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामचंद्रन जी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से नेशनल कनेक्टिविटी है उसमें तो ध्यान दिया ही जा रहा है, इंटरनेशनल कनेक्टिविटी है उसका भी विस्तार किया जा रहा है, उसको भी जोड़ा जा रहा है। महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, क्योंकि जिस तरह से हर देश के साथ जो कनेक्टिविटी हम जोड़ रहे हैं, उसकी बात यदि हम करें कुछ उदाहरण के साथ, पहले जैसे आईमैक कॉरिडोर G20, आपको याद होगा जो G20 हुआ था उसमें एक आईमैक कॉरिडोर की जिक्र की गई थी, द इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर, आईमैक कॉरिडोर। और इसमें कई कंट्रीज जुड़े हुए हैं, जैसे UAE है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, फिर सऊदी अरेबिया है, फिर जॉर्डन है, इजराइल है, और मेडिटेरेनियन कुछ कंट्रीज़ हैं, इटली है, ग्रीस है, फ्रांस भी है। और रिसेंटली यूएस ने भी इसके बारे में अपने जब प्रेस रिलीज हुआ था उसमें उन्होंने कहा कि वो भी आईमैक में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो इस तरह से ये आईमैक कॉरिडोर बहुत ही पॉपुलर हो चुका है और ये प्राइमरीली एक शिपिंग कॉरिडोर है। और इसमें रिसेंटली पिछले महीने हम लोग यूएई के साथ हम लोग एक डिजिटल वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर का भी हमने वहाँ पे लॉन्च किया और उसका पायलट अभी 3 महीने में शुरू होगा। तो इस तरह से जो अन्य देशों के साथ जो शिपिंग कॉरिडोर्स बन रही हैं वो वर्चुअल भी बन रही हैं और एक ग्रीन कॉरिडोर भी बन रहा है। जैसे रॉटरडैम पोर्ट के साथ, हमारा कांडला पोर्ट के साथ एक शिपिंग कॉरिडोर बनने की अभी बात हो रही है। अभी जो सिंगापुर में मैरीटाइम वीक हुई थी वहाँ भी हम लोगों ने एक वहाँ पे LOI वहाँ पे साइन किया, माननीय मंत्री जी वहाँ पे गए थे और वहाँ पे हमने एक वर्चुअल और ग्रीन कॉरिडोर का वो LOI साइन किया था। इसका मतलब ये है कि वो सिंगापुर और भारत के बीच में जो संबंध होगा वो डिजिटल होगा और वो ग्रीन बंकरिंग और ये सब के मामले में भी वहाँ पे एक कनेक्टिविटी बना रहेगा। इसी तरह हम चाबहार पोर्ट ईरान में हमारा IPGL चलाता है, म्यांमार में सितवे पोर्ट को चलाता है, कुछ बांग्लादेश में कुछ पोर्ट को भी चलाने की बात हमने की है और श्रीलंका में भी कुछ पोर्ट चलाने की हम बात कर रहे हैं। तो
INSTC कॉरिडोर है, वो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर है, वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ जोड़ने की भी बात हो रही है और उससे आगे बढ़कर रशिया के साथ, और इस तरह कई देशों के साथ शिपिंग कॉरिडोर्स और ट्रेड कॉरिडोर्स जो बनाने की बात हो रही है। इससे भारत को भी फायदा होगा और अंतर्राष्ट्रीय जो आर्थिक व्यवस्था है उसको भी फायदा होगा। बिल्कुल, और इसमें सबकी आर्थिक स्थिति में बढ़ोतरी होगी, आर्थिक स्थिति में बढ़ोतरी होगी और भारत की जो लगातार पहुंच है और भारत की जो शक्ति में लगातार इजाफा महसूस किया जा रहा है वो भी अपने आप में एक बड़ी बदली हुई तस्वीर को दिखाता है। रामचंद्रन जी आपका, सचिन जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। इसके साथ ही चर्चा में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।